सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। सवाल को हम बनाते हैं, चलिए आइए। TRN-BC 9 का ये क्वेश्चन कोड है। TRN-BC 9 BC 9 का है। और जो स्टूडेंट नहीं जानते ये सेंटर कहाँ पर है, तो आप बाईपास रोड, राहुल नगर, सुल्तानगंज, ये ट्रिक सेंटर के नाम से चलता है। और BSSC, JD, रेलवे, आर्मी, कोई भी चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका टेस्ट का सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा क्लास भी करवाया जाता है, तो जिनको क्लास करनी है तो आ सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर आपका दिया गया है, फ़ोन नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए GK GS के सवाल को हम बनाते हैं। और रात के 9 बजे तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता ही है। तो चलिए GK GS का वीडियो बना के आपको हम देते हैं ताकि ये याद हो जाए। सवाल नंबर 51 से है, तो 51 नंबर देखिए सवाल क्या है। सवाल कहता है 51, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। आपको याद रखनी है कि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आपको याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर सवाल कहता है कि भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज किस वर्ष आरंभ किया गया। पंचायती राज 1959 में आरंभ किया गया। 1959 याद रखना है। पंचायती राज कब? 1959। पंचायती राज कब आरंभ किया गया? 1959। अगला 53 का आता है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। फिर से ऊपर से चलते हैं। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में पंचायती राज 1959 और सामुदायिक विकास किया 2 अक्टूबर 1952। याद हो गया होगा। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। इसको याद रखना है, काठमांडू। ऊपर से फिर से एक बार चलते हैं कि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। और भारत में पंचायती राज 1959। फिर उसके बाद भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952। फिर सार्क का 10वां काठमांडू में हुआ था। काठमांडू हो गया। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। केंद्रीय भवन जो है रुड़की में है, इसको याद रखना है, रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रुड़की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आपका है 56। 56 तो हो गया। 57 पर चलते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए कहता क्या है। 57 नंबर सवाल कहता है DCM ट्रॉफी 57 पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? 12,756। 12,756 होता है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। 12,756। तो 12,756 पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? 12,756। 57 का आपका है 12,756। समझ में आ गया होगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल कहता है DCM ट्रॉफी। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना, फुटबॉल। DCM ट्रॉफी किससे? फुटबॉल। DCM ट्रॉफी किससे? फुटबॉल। अगला निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार है? चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। याद रखना है, हैदराबाद। अगला है 60 नंबर। 60 नंबर कहता है रेगिस्तान में वनोरोपण में बाधा क्या है? यानी कि रेगिस्तान जो होता है जहाँ बालू रहती है और वहाँ वन को लगाने में या वन को रोपने में, पेड़ पौधा को रोपने में बाधा क्या होता है? मतलब क्या डिस्टरबेंस होती है? तो कम वर्षा होने के कारण पेड़ पौधा वहाँ नहीं लगा पाता। क्या हुआ? कम वर्षा। चलिए आगे चलते हैं। अगला 61 से चलता है। 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण मतलब समझ सकते हैं कि जल जो होता है, जल प्रदूषण क्यों होता है? जल में कचरा आ गया, अवशेष पदार्थ आ गया, नाली का पानी आ गया और कूड़ा करकट डाल देते हैं, इस कारण से जल प्रदूषण होता है। तो आप देखिए पहला बाहित मल। बाहित मल मतलब होता है कि जो सेप्टिक टंकी है उसमें जो मल त्याग होता है उसको पानी में डाल दिया जाता है सीधे नाला के द्वारा, तो उससे भी होता है जल प्रदूषण। अपशिष्ट पदार्थ मतलब कूड़ा करकट आप डाल दिए, वो भी जल प्रदूषण का कारण। कृषि से निकलने वाले पदार्थ, कृषि से अगर कोई काम करता है तो उससे पदार्थ निकलता है, पानी में डाल देता है, जल प्रदूषण होता है। इसका मतलब सभी के कारण है, ये सभी के कारण जल प्रदूषण होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल यहाँ पर कहता है 62 नंबर मुद्रास्फीति के समय कौन से वर्ग को लाभ होता है? पहले मुद्रास्फीति आपको समझना है कि मुद्रास्फीति क्या है।
मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मुद्रा में वृद्धि, पैसे में बढ़ोतरी। यानी सोचिए कि अगर जो 2 रुपया का सामान मिल रहा था पहले, अब 5 रुपया में दे रहा है, क्या बढ़ गया ना? बढ़ गया तो किसको फ़ायदा होगा? आप खरीदेंगे तो क्या आपको फ़ायदा थोड़े होगा, आपको घाटा हो जाएगा। किसको फ़ायदा होगा? व्यापार वर्ग को फ़ायदा होगा, यानी जो व्यापारी है उसको फ़ायदा हो जाएगा। सामान में वृद्धि हो गया, मतलब पैसे में वृद्धि हो गया, मुद्रा बढ़ गया, पैसे में वृद्धि होने के कारण किसको फ़ायदा हो जाएगा? व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ हो जाएगा? व्यापारी वर्ग। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल कहता है भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ था? जमशेदपुर। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ था? जमशेदपुर। इसको याद रखना है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर था। अगला बढ़ते हैं, अगला 64 पर चलते हैं। 64 का था, 64 नंबर का था उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? यानी उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल। चावल, इसको चावल याद रखना है, चावल, क्योंकि चावल उपयोग ज़्यादा किया जाता है। प्रमुख खाद्यान्न चावल हो गया। जापान की मुद्रा क्या है? एन। जापान क्या है? एन। इसको याद रखना है, जापान क्या है? एन। तो जापान आपका हो गया एन। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग कब गठित किया गया? 1950। योजना आयोग कब गठित किया गया? 1950। 66 नंबर है, योजना आयोग कब गठित किया गया? 1950। अगला कहता है 67, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाला कांगो नदी है। कांगो नदी कौन सा नदी है? कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाला कांगो। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 68। 68 नंबर सवाल कहता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में किया जाता है। फिल्म, सिनेमा, सिनेमा आपका आंसर हो गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका आंसर होगा फिल्म। क्या होगा? सिनेमा। फिल्म नहीं है तो सिनेमा आपका आंसर हो गया। अगला 69 पर चलते हैं। 69 नंबर सवाल क्या कहता है? भारत का कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू क्या हो गया? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो भारत का कोकिला कौन हो गया? सरोजिनी नायडू। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता क्या? लेक्टोमीटर आपका आंसर हो गया। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से नापा जाता है, लेक्टोमीटर आ गया। 71 नंबर सवाल पर आइए। 71 नंबर सवाल कहता है हाइड्रोलिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक है इसमें, पावर हाउस में। तो जल को स्थितिज ऊर्जा में परिणत किया जाता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को परिणत किया जाता है। तो यहाँ पर हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो, इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिए, इसको याद रखने का तरीका आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब हाइड्रोजन, ये जल से संबंधित। हाइड्रोजन क्या? जल से संबंधित है। जल को तोड़कर यह विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। इसको जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। जल जो जमा होता है उसको विद्युत बनाने के काम में आता है। तो याद रखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले 72 पर आते हैं। 72 का आता है 72 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? यानी कि सर्वाधिक रेडियो एक्टिव कौन है इसमें? तो रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। इसको क्या बोलेंगे? रेडियम। सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन है? रेडियम, याद रखना है रेडियम। 73 का आता है किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित? रॉस सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। रॉस क्या हो गया? रॉस ने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आम का खाने योग्य भाग। आम जो खाते हैं उसका खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। मध्य मतलब क्या? बीच वाला भाग खा लेते हैं। मध्य फल भित्ति को हम आम के खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। आम का खाने योग्य भाग हो गया मध्य फल भित्ति। अगला कहता है नागफनी के कांटे रूपांतरित होता है। नागफनी का पौधा जो होता है उसमें कांटा होता है, उसमें रूपांतरित क्या होता है? उसमें पत्ती जो है, पत्ती, नागफनी का पौधा का पत्ती ही कांटा बन जाता है। पत्ती ही कांटा बन जाता है, पानी कम होने के कारण पत्ती वो कांटा में परिणत हो जाता है। तो आपको याद रखना नागफनी का पौधा क्या होगा? पत्ती कांटे में परिणत हो जाता है। डायनेमो का आविष्कार कौन किया? फैराडे। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? फैराडे। आपको याद रखना कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? फैराडे। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल को देखिए ध्यान से। अगला सवाल कहा था क्या? ध्यान दीजिए,
निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? भिन्न मतलब क्या? अलग। अलग कौन है? जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बोलेंगे तो एल्युमिनियम का बर्तन होता है एक धातु। लोहा, लोहा एक हो गया। तांबा एक हो गया। लेकिन पीतल मिश्र धातु है। पीतल को बनाने के लिए दो चीज़ का प्रयोग किया जाता है। पीतल को मिश्र धातु बोलते हैं। तांबा एक धातु हो गया, लोहा धातु हो गया, एल्युमिनियम धातु हो गया। लेकिन क्या पीतल मिश्र धातु होता है, इसी कारण से पीतल को अलग श्रेणी में रखा गया, ये अलग हो जाएगा। 78 पर आइए। 78 नंबर सवाल का था स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील भी मिश्र धातु है, इसको लिखेंगे मिश्र धातु। अगले आता है, अगला है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी जो बोलना है बोल सकते हैं। हेमेटोलॉजी ये रक्त से संबंधित है। हेमेटोलॉजी किससे? रक्त से संबंधित। तो रक्त से संबंधित इसको कैसे याद रखते हैं? हीमेटोलॉजी बोलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम सुना है क्या? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त में होता है, खून में होता है। तो हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है, ऐसे याद रख लेना। हीमेटोलॉजी किससे हो गया? रक्त से संबंधित हो गया, आंसर हो गया। अगला 80 नंबर पर आते हैं। 80 नंबर का आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये किससे संबंधित है? मॉर्फोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो मॉर्फोलॉजी आपका जीव की आकृति एवं संरचना और उसके विशेष संरचना के गुणों का अध्ययन, यानी जीव की आकृति और उसके संरचना का जो अध्ययन करता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी किससे हो जाएगा? तो जीव की आकृति और उसकी संरचना का जो अध्ययन करेगा वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? जीव की आकृति और उसकी संरचना का अध्ययन करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं 81 का निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यह आपका है एंथ्रोपोमोलॉजी। तो एंथ्रोपोमोलॉजी आपको याद रखना है। तो आपका इसमें आपका मनुष्य का अध्ययन हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें याद कर लीजिएगा एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन किसमें हो गया? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल यहाँ पर कहता है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का अध्ययन जो होगा एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। सवाल नंबर कितने पर था? सवाल नंबर आपका 81। तो मनुष्य का अध्ययन जो हो गया एंथ्रोपोलॉजी हो गया। अब अगला बढ़ते हैं 82 पर आते हैं। 82 कहा था क्या? ध्यान दीजिए 82 कह रहा है यहाँ पर। 82 को देखिएगा, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति का समाज के अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी जो अभी ऊपर पर है वही हो गया। जंतु विज्ञान की शाखा और मानव जाति, अभी मानव के बारे में पढ़े ही है तो वही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपका आंसर हो गया। अगला बढ़ते हैं निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? निषेचन यहाँ पर बोला जा रहा है। निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को किस नाम से जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान। ये निषेचन क्या होता है? जो बच्चे जो पैदा होता है तो उसमें निषेचन की क्रिया क्या कराई जाती है, तो वो भ्रूण विज्ञान के तहत आता है। भ्रूण विज्ञान याद रखिएगा। निषेचन, भ्रूण विज्ञान। अगला 84 पर आइए। 84 का आता है यहाँ पर पौधे यहाँ पर बोला जा रहा है पौधे में बीमारी का अध्ययन। पौधे में जो होता है बीमारी का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोधी करते हैं या संक्रमण की सामना करते हैं। यानी पौधे में जो बीमारी होता है वो उसका पौधा विरोध करता है या संक्रमण की सामना करता है, तो उसको क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। क्या बोलेंगे? फाइटोपैथोलॉजी। कैसे याद रखेंगे कि फाइट कर रहा है क्या? अपने आप को बचा रहा है। पौधा जो है संक्रमण से बचा रहा है। किससे बचा रहा है? संक्रमण। फाइट कर रहा है, नहीं बोलता हम फाइट कर रहे हैं। जब तक जीवित रहेंगे तब तक फाइट करेंगे। तो याद रखना है फाइटोपैथोलॉजी। क्या हो गया? फाइटोपैथोलॉजी। याद हो गया फाइटोपैथोलॉजी। अगले सवाल की ओर आते हैं 85 कह रहा है क्या? 85 यहाँ कह रहा है। 85 को देखिएगा ध्यान से। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, यानी मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। मृदा के प्रभाव का अध्ययन विज्ञान के शाखा अंतर्गत आता है एंड्रोपोलॉजी। क्या हो गया?
एंड्रोफोलॉजी आपको याद रखना है, एंड्रोफोलॉजी। 85 नंबर हो गया एंड्रोफोलॉजी। एंड्रोफोलॉजी आपका हो जाएगा, एंड्रोफोलॉजी को आपको याद रखिएगा, मृदा, एंड्रोफोलॉजी। हाँ, एडोफोलॉजी इसको बोल सकते हैं, एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी बोलिए, याद रह जाएगा एडोफोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 86 पर आते हैं। 86 नंबर सवाल का आता है, ध्यान दीजिए। 86 नंबर सवाल बोला जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थिति से संबंधित है। विशिष्ट रोग और स्थिति से संबंधित है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इसको क्या रखेंगे याद, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रमुख शाखा यकृत की उपचार का अध्ययन करता है। एक यकृत के उपचार का अध्ययन हेप्टोलॉजी। यकृत जो है हेप्टोलॉजी, छोटा छोटा भाषा याद रखना, यकृत के उपचार हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले आते हैं 88 नंबर पर आते हैं। 88 नंबर सवाल कहता है, 88 नंबर सवाल कहता है कृषि की शुरुआत कब हुआ था। लगभग 7000 ईस्वी पूर्व। कृषि की शुरुआत जो हुआ था 7000 ईस्वी पूर्व हुआ था। 7000 ईस्वी पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। अगला है लेप्चा जनजाति कहाँ है, सिक्किम। लेप्चा कहाँ है, सिक्किम। लेप्चा सिक्किम याद रह जाएगा, लेप्चा कहाँ है, सिक्किम। अगला आते हैं आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है। मतलब आकार और समुद्र में समाहित हो जाती है तो कौन सी नदी वो है, अमेजन। बड़ा जो है अमेजन नदी है। अमेजन आप याद रखिएगा, अमेजन आपका आंसर हो जाएगा। सवाल आगे बढ़ते हैं 91। अमेजन आपका आंसर हो गया, 91 पर चलते हैं। 91 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसके समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त किया। मतलब क्या, ये आपका जो है ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने किसके समकालीन, तो यहाँ डी नंबर आपका आंसर, जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म। जीवन चक्र आपका आंसर हो जाएगा। जीवन चक्र को याद रखिए, पूर्णता जीवन जो है उसी में इसने समाहित कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा जीवन चक्र। 91 का हो गया जीवन चक्र। अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु, पावापुरी में मृत्यु होगी भगवान महावीर की, पावापुरी में। विज्ञान दिवस यहाँ पर है 93 विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। विज्ञान दिवस कब होगा, 28 फरवरी। बिहार का अगला है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, शेखपुरा। बिहार का कौन सा जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, शेखपुरा आंसर होगा। अगला है, हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया। APJ अब्दुल कलाम जो है प्रथम बार सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया था, APJ अब्दुल कलाम। अगला बढ़ते हैं, अगला 96 का रहा है, शिक्षा से मूलतः राज्य का विषय था। शिक्षा मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संशोधन के तहत, यानी कौन सा संशोधन जो हुआ, यह शिक्षा जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, याद रखना कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो शिक्षा मूलतः राज्य का विषय था, इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, 42वां संविधान। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, 368 के तहत संविधान में छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत। अगला 98 नंबर सवाल का आता है, 98 नंबर सवाल बोला जा रहा है, भारत के संविधान को किसने अंगीकार किया, यानी भारत का संविधान जो बना इसको किसने अंगीकार किया, किसने स्वीकार किया। तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि, यानी भारत में जो जनता था उसके प्रतिनिधि ने इसको अंगीकार किया, इसको स्वीकार किया, ये इस संविधान को तब तो लागू किया गया ना। अगला सवाल है 99, संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी
कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवन का अधिकार, यानी आपका जीवन का अधिकार जो है, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको हटा नहीं सकता, निलंबित नहीं कर सकते। 352 आपातकालीन जब होगा तो जीवन का अधिकार को नहीं हटाया जा सकता है, यही आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भली भांति, और एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं।